हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज हम इकोनॉमिक्स में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय आपके यूपीएससी के हिसाब से, स्टेट पीसीएस के हिसाब से, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी अवधारणाएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको देखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय से ही निकलते हैं। जैसे अगर आप बात करें आर्थिक समृद्धि की, तो आर्थिक समृद्धि कॉन्सेप्ट भी पहले राष्ट्रीय आय आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आर्थिक समृद्धि पे आएंगे। या आर्थिक विकास की बात करें या फिर आप बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति आय के पहले राष्ट्रीय आय समझना पड़ेगा। या आप बात करें आपके समावेशी विकास की बात करें, आप रोजगार देने की बात करें, आप गरीबी उन्मूलन की बात करें, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके पहले आपको देखना पड़ेगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, और राष्ट्रीय आय के बाद आपको इन सबको आर्थिक समृद्धि वगैरह, आर्थिक विकास वगैरह की अवधारणाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे बेसिकली राष्ट्रीय आय होती क्या है, और राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे आज जिन पॉइंट्स को, उसमें सबसे पहले है फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम का था आय का प्रवाह। तो हमारी राष्ट्रीय आय का प्रवाह कैसा है, किस सेक्टर से आय किस सेक्टर की तरफ जाती है और उसका फ्लो किस तरह का होता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आय का प्रवाह, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीडीपी क्या होता है, फिर जीएनपी क्या होता है। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे एनएनपी के कॉन्सेप्ट को, फिर देखेंगे इनको मार्केट प्राइस है बाजार कीमत पे या फैक्टर कॉस्ट पे, साधन कीमत पे। तो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, और इसके ऊपर जितने भी तरह क्वेश्चन हो सकते हैं या इनका जो कन्वर्जन होता है जीएनपी से एनएनपी, एनएनपी से एनडीपी, इनके कन्वर्जन को आप आसानी से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। राष्ट्रीय आय की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हम पहले देखेंगे राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। बहुत आसान, बहुत ही सरल लैंग्वेज में पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात करें आय की, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आय की बात कर रहे हैं। आय का मतलब इनकम। अब ये जो आय की बात कर रहे हैं, किसकी इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की इनकम की, यानी कि हमारे देश की इनकम। तो हमारे देश की इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है। अब देश हमारा बनता है, ये हमारा देश है, मान लीजिए हमारा देश है। अब देश बनता किससे है, देश बनता है यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे पब्लिक है, हाउस होल्ड है, इंडस्ट्रीज है, उनसे बनता है। तो मान लीजिए हमारा कंट्री है, ये हमारा कंट्री, यहाँ पे 4 लोग रहते हैं। अब 4 लोग रहते हैं, ये 4 लोग हाउस होल्ड हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो इस कंट्री में रहते हैं। अब वो जो काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, मान लीजिए पर्सन कहीं पे काम कर रहा है, जिसको मिल रहे हैं 100 रुपए। इसके अलावा ये जो पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये मान लीजिए इसके पास कोई जमीन है, जमीन को इसने किसी को किराए पे दे दिया, किराए से इनकम आ गई इसको 100 रुपए की। तीसरा जो पर्सन है, मान लीजिए इसके पास कुछ पैसा है, कुछ पैसे को इसने उधार दे दिया किसी को ब्याज पे, उससे इसकी इनकम आ गई मान लीजिए 100 रुपए। और चौथा जो पर्सन है, मान लीजिए कहीं पे एक तरह से उद्यमी है, आपके कहीं इंडस्ट्री लगाता है या कोई भी आपका बिजनेस करता है, इसको वहां से इनकम होती है, प्रॉफिट होता है 100 रुपए का। तो पहला पर्सन है जो ए, मान लेते हैं इसको ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो फर्स्ट पर्सन जो ए है वो कहीं पे जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है 100 रुपए की। सेकंड पर्सन जो है उसने अपनी जमीन किराए पे दी है, उसको 100 रुपए की इनकम हुई है उससे। तीसरा जो पर्सन है उसने अपने पैसे को उधार दिया है जिसपे उसको 100 रुपए की इनकम हुई है। और जो चौथा पर्सन है, मान लीजिए ये कोई बिजनेस करता है जिसमें 100 रुपए की इसको इनकम हुई है। इन चारों की इनकम को अगर जोड़ लें तो ये हो जाती है आपकी 400 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा देश है, इसमें रहने वाले ये 4 लोग हैं, तो इनको एक साल में जितनी भी इनकम होती है, मान लीजिए 400 रुपए की इनकम होती है, तो हम कहेंगे हमारी राष्ट्रीय आय हो गई 400 रुपए। तो राष्ट्रीय आय 400 रुपए का मतलब है कि हमारी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको जो इनकम मिल रही है, अगर उस इनकम को हम ऐड कर दें तो उसको हम कहेंगे एक तरह से राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय बन के आती है 400 रुपीज। ये बहुत ही आसान तरीका है राष्ट्रीय आय को समझने का। इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं।
तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लो ऑफ इनकम को। तो राष्ट्रीय आय समझने के लिए सबसे पहले फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये फ्लो ऑफ इनकम क्या है? फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है हमारी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो किस तरह से हो रहा है। इनकम के फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारी इनकम कहाँ से कहाँ जा रही है। तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे इकोनॉमी को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकम किस सेक्टर से किस सेक्टर की तरफ जा रही है, उसके पहले हमें इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे 4। हमारी अर्थव्यवस्था में 4 सेक्टर हैं, तो 4 सेक्टर हैं, 4 क्षेत्रीय व्यवस्था है हमारी। अब 4 सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र का मतलब पारिवारिक, यानी कि हमारा परिवार है, आपका परिवार है, हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज लगाता है, फर्म है जो वस्तुएं सेवाओं का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, वो हो गया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड जो सेक्टर है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र। और चौथा है आपका एक्सटर्नल। ये 4 क्षेत्र होते हैं। अब ये 4 क्षेत्र इकोनॉमी में जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है, इसका मतलब है उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसकी ओनरशिप होती है। उत्पादन के साधनों की ओनरशिप होती है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं इसको अभी आगे देखेंगे स्लाइड में। उत्पादन के साधन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अगर आपको कुछ भी उत्पादन करना है तो आपके पास कुछ साधन होने चाहिए, कुछ फैक्टर होने चाहिए, जैसे कि जमीन, तो लैंड ये अपने आप में एक फैक्टर है। दूसरा कैपिटल, पूंजी, वो अपने आप में एक फैक्टर है। चौथा लेबर, वो भी अपने आप में फैक्टर है। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको आगे स्लाइड में हम देखेंगे वो होते क्या हैं, किस तरह से उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे जो लैंड है, कैपिटल है, इन सब की ओनरशिप होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास ओनरशिप होती है। तो लैंड की ओनरशिप है, कैपिटल की ओनरशिप है, इन सब की लेबर की ओनरशिप है, ये सब ओनरशिप होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। हाउस होल्ड जो सेक्टर है, जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधनों को देता है किराए पे, ऑफर करता है। किसको ऑफर करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को, उत्पादक क्षेत्र को। तो परिवार के हैं, घरेलू क्षेत्र है, ये घरेलू क्षेत्र अपने उत्पादन के साधनों को ऑफर करते हैं इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज उन उत्पादन के साधनों को लेके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं। तो घरेलू क्षेत्र ने अपने जो भी फैक्टर प्रोडक्शन था उनको ऑफर कर दिया इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने उससे बनाया, क्या बनाया? एक तो वस्तुएं बनाई और दूसरी बनाई सेवाएं। तो वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया, वस्तु सेवाओं का उत्पादक कहलाया। तो इस तरह से हाउस होल्ड से जो आपके फैक्टर्स से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ गए उत्पादन के लिए। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र। गवर्नमेंट सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन करती है। एक टैक्स रेवेन्यू होती है, दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, यानी कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व, कुछ इनकम होती है सरकार हमसे लेती है। तो सरकार का बेसिकली रोल क्या है? सरकार हम पे टैक्स लगाती है, हमसे पैसा वसूल करती है, वही पैसा हम लोगों पे खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का रोल है टैक्स लगाना, हमसे पैसा वसूल करके हम ही पे खर्च करना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन मेंटेन करते हैं उसके लिए। तो सरकार के पास ये रोल है। तो इकोनॉमिक्स में जो सरकार का मेन रोल है, टैक्स, नॉन टैक्स और सब्सिडी का रोल है यहाँ पे। चौथा जो सेक्टर आता है वो एक्सटर्नल सेक्टर है। एक्सटर्नल का मतलब है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र का मतलब है कि हम अपनी कंट्री से बहुत सारे सामान दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट, दूसरे कंट्रीज को हमने अपना सामान बेचा, उससे हमें इनकम मिली। इंपोर्ट, हमने किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान परचेस किया, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ा, हमने इंपोर्ट किया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अपने आप में इंडिया की इनकम को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारी इनकम बाहर जा रही है या तो इंपोर्ट के रूप में या बाहर से इनकम आ रही है एक्सपोर्ट के रूप में। ये बेसिकली इकोनॉमिक के 4 सेक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए काम करेंगे। तो एनालिसिस को सिंपल करने के लिए हम मान के चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर है
और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को ही लेके चलेंगे हम अपनी इकोनॉमी में। एनालिसिस को, फ्लो ऑफ इनकम को सिंपल करने के लिए मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में फिलहाल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। आगे चल के इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल नहीं है इसका मतलब कोई यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट की, कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट नहीं लेती है, कोई सब्सिडी नहीं लगाती है। तो टैक्स और सब्सिडी यहाँ पे नहीं है। हम मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर एब्सेंट है यहाँ पे। एक्सटर्नल सेक्टर को भी एब्सेंट मान के चलते हैं। इसका मतलब है कि हम ना ही कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई रोल नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी एक सिंपल इकोनॉमी है, द्विक्षेत्रीय इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, जहां पे केवल दो सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को एक तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चले दो सेक्टर हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? घरेलू क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? घरेलू क्षेत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास जो उत्पादन के साधन हैं उनकी ओनरशिप है। उत्पादन के साधन है कौन से? एक तो है लैंड, लैंड यानी कि जमीन यानी कि भूमि। एक तो भूमि हो गई, जमीन हो गई। दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल, चौथा हो गया इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो जमीन है उनकी ओनरशिप हो गई, लैंड यानी कि लेबर की ओनरशिप हो गई, कैपिटल पूंजी की ओनरशिप हो गई, इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, साहसी जो वर्क करता है, साहस करता है, बिजनेस करता है, किसी बिजनेस को सेटअप करता है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करता है, रिस्क ले रहा है इकोनॉमी में, उनको रखेंगे उद्यमिता में। अभी जो चार सेक्टर हैं, अगर आप देखेंगे इकोनॉमी में आपको कुछ भी उत्पादन करना है, किसी वस्तु का उत्पादन करना है, किसी सेवा को प्रोवाइड करना है, तो आपको इन चारों उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे बात करें अगर आपको खेती करना है एग्रीकल्चर पर्पज से, तो एग्रीकल्चर पर्पज से अगर आपको खेती करना है तो एग्रीकल्चर के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लैंड यानी कि जमीन। आपके पास जमीन होनी चाहिए। जमीन अगर आपके पास है तो उस जमीन पे आपको कुछ ना कुछ चाहिए, लेबर। तो लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर को वहां पे लगाएंगे, उससे आप खेती करेंगे। और खेती करने के साथ साथ आपको चाहिए पूंजी यानी कि कैपिटल। पूंजी होगी तो आप बीज खरीदेंगे, उर्वरक खरीदेंगे, कीटनाशक खरीदेंगे, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सबको आप परचेज कर सकते हैं कैपिटल से। फिर यहाँ पे चाहिए जो आपका खेती कर रहा है वो एक रिस्क ले रहा है, खेती हो पाएगी नहीं हो पाएगी, रिस्क है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो एक साहसी है जो वहां पे उद्यम, एक तरह से उद्यमिता लगा रहा है यानी कि रिस्क ले रहा है। अब यहाँ पे ये चार उत्पादन के साधन हैं। आप चाहे खेती करें, चाहे इंडस्ट्री लगाएं, चाहे कोई भी वर्क करें, स्कूल स्टैब्लिश करें, हॉस्पिटल स्टैब्लिश करें, कुछ भी करेंगे तो आपको इन चारों फैक्टर में से किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, इन उत्पादन के साधनों से ही उत्पादन होता है। लेकिन जब ये उत्पादन के साधन अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना सहयोग करते हैं एक तरह से उत्पादन में, तो उसके बदले इनको मिलता है रिवॉर्ड, कुछ प्रोत्साहन मिलता है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, जिससे ये उत्पादन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो यहाँ पे जो उत्पादन के साधन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उत्पादन में, उसके बदले इनको मिलता क्या है? जिसके पास लैंड है, जमीन है, उसको मिलेगा किराया यानी कि रेंट, और जो लेबर है उसको मिलेगा मजदूरी यानी कि वेजेस, और जिसका पैसा है उसको मिलेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज यानी कि उसके तरह से इंटरेस्ट। इंटरप्रेन्योरशिप है उसको मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं कि उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया उत्पादन में, वस्तुओं सेवाओं के निर्माण में, उसके बदले इनको कुछ प्रोत्साहन राशि मिली, कुछ रिवॉर्ड मिला, कुछ इंसेंटिव मिला, इस रूप में, किराए के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में। ये जो इनकी इनकम है, यही इनकम आगे चल के राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन करती है। कैसे करती है उसको आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में। अब यहाँ पे जो भी आपके हाउस होल्ड सेक्टर है, इन्होंने अपने उत्पादन के साधनों को ऑफर कर दिया इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज ने इन चीजों इसे बनाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो उत्पादन के साधनों को लेके इंडस्ट्रीज ने वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया, और वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करके उसी को ऑफर कर दिया फैमिलीज को।
तो इस तरह से फैमिलीज को, हाउस होल्ड सेक्टर को वही ऑफर किया गया है। ये किस तरह से फ्लो करता है उसको देखेंगे आगे स्लाइड में। यहां पे हमारा पूरा फ्लो ऑफ इनकम बनके तैयार होता है, लेकिन ये टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है। टू सेक्टर का मतलब यहाँ पे केवल दो ही सेक्टर हैं। एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है, दूसरा आपका इंडस्ट्रीज है, फर्म है। यहाँ पे सरकार का रोल नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई रोल नहीं है। अब हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, इन दोनों के बीच में फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है उसकी अगर बात करेंगे तो हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है, पारिवारिक क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र है, इनके पास होती है उत्पादन के साधनों की ओनरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये हाउस होल्ड सेक्टर इन उत्पादन के साधनों को ऑफर करता है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज इसके बदले देती है इनको रिवॉर्ड, इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। अब ये जो उत्पादन के साधन जो ऑफर किए हैं इंडस्ट्रीज को घरेलू क्षेत्र ने, उस उत्पादन के साधनों से इंडस्ट्री बनाती है वस्तुओं और सेवाओं को। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती हैं, उनका निर्माण करती हैं, और उत्पादन के साधनों से जो वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया गया है उनको परचेज करता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड उसको परचेज करने के लिए देता है पैसा, और ये पैसा एक्सपेंडिचर के रूप में जाता है इंडस्ट्रीज के पास में। इस तरह से आप देखेंगे ये फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका उत्पादन के साधन गए हैं इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज ने इसके लिए पैसा दिया है घरेलू क्षेत्र को, और ये जो पैसा घरेलू क्षेत्र के पास आया है यही पैसा एक्सपेंडिचर के रूप में दोबारा से फिर इंडस्ट्री के पास पहुंच गया है, और इंडस्ट्री ने उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर दी है। ये आपका एक फ्लो ऑफ इनकम बन के तैयार होता है। सिंपल फ्लो ऑफ इनकम है, आसानी के लिए हमने इसको दो क्षेत्रों में डिवाइड किया है। अब इस फ्लो ऑफ इनकम से हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। इस फ्लो ऑफ इनकम से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं। तीनों मेथड की बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो मेथड है वो है एक तो इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड को एक साल में जितनी भी इनकम हो रही है अगर आप उसको ऐड कर दें तो इनकम मेथड से हम निकाल सकते हैं हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों के बदले उनको जो इनकम मिल रही है, अगर उस इनकम को आप ऐड कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। एक तरीका यह है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का है कि हम अगर देखें हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो ये दूसरा तरीका हो गया, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया दूसरा तरीका। पहला हो गया इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है, कुछ इंडस्ट्री भी करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर जितना भी हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसको हमने ऐड कर लिया, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आ गई। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका कहते हैं हमारी कंट्री में एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी हाउस होल्ड सेक्टर की एक साल की इनकम कितनी है। दूसरा कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारी जितनी इंडस्ट्रीज ने उन्हें एक साल में कितनी वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया है। तीसरा जो तरीका है उसमें देख सकते हैं हमारे हाउस होल्ड ने या फिर इंडस्ट्रीज ने कितना एक्सपेंडिचर किया है वस्तुओं सेवाओं को परचेज करने के लिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, ये तीन मेथड है जिससे हम अपनी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेशनल इनकम को गणना कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल एनालिसिस में इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। आगे में अगर देखें तो ये हमारा वही स्लाइड है। तो हमारा फ्लो ऑफ इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्लो ऑफ इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम से ही हम एक तो उत्पादन विधि से निकाल सकते हैं, उत्पादन विधि में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक तरीका जो हमने अभी बात की थी।
दूसरा तरीका इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर के जितना इनकम जनरेशन होती है, एक साल में जितनी आय अर्जित की जाती है, अर्जित की गई आय, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। और तीसरा तरीका एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये तीन तरीके हैं हमारी कंट्री की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के। तो वही चीज है, यहाँ पे आप सिस्टम से इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है। नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है, इसको एक डेफिनेशन के रूप में अगर देखेंगे तो डेफिनेशन में अगर बात करें तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये एक सम टोटल है, यानी कि एक टोटल है, योग है, किसका है, फैक्टर इनकम का। तो फैक्टर इनकम का है, किसकी फैक्टर इनकम, जिसको नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम। भारत में जो भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, नॉर्मल रेजिडेंट की जो भी इनकम उन्होंने अर्जित की है अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर है, जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक साल के अंदर जो भी बात हुई है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर तो सिंपल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हो गया सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एक साल के अंदर हमारी कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट लोग रह रहे हैं उनकी एक साल की जो कमाई गई इनकम है, अर्न्ड इनकम है, उसको हमने काउंट किया है और अर्न्ड में फैक्टर इनकम को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर इनकम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को हम समझेंगे है होता क्या है। दूसरा ये अर्न्ड है, यानी कि कमाई गई इनकम है, और तीसरा नॉर्मल रेजिडेंट। ये तीन टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे हमारी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में कि फैक्टर इनकम, अर्न्ड इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर इनकम का मतलब क्या है। फैक्टर इनकम का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हमारे जो भी हाउस होल्ड सेक्टर हैं, हमारे जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है, उन्होंने जितने भी उनके पास उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के साधनों को ऑफर किया प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उत्पादक क्षेत्र को, उसके बदले उनको जो पेमेंट मिली, तो हमारे फैमिलीज ने अपने उत्पादन के साधनों को, अपनी जमीन को, अपनी कैपिटल को, अपने जो भी लेबर को ऑफर किया इंडस्ट्रीज को, उसके बदले उनको जो पेमेंट मिली है उसको हम कहेंगे एक तरह से फैक्टर इनकम, यानी कि कारक इनकम। तो ये इनकम जो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जितनी भी इनकम कैलकुलेट हुई है, इसी को हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। तो हमें जितना भी किराया मिला, जितना मजदूरी है, जितना ब्याज है, जितना उद्यमिता के लिए लाभ है, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया इनकम मेथड से हमारी इनकम। इसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ये हमारी फैक्टर इनकम है, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उनकी जो इनकम है एक साल की, ये हो गई। तो फैक्टर इनकम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फैक्टर इनकम तो ये हो गया फैक्टर्स की इनकम, उत्पादन के साधनों की इनकम। अब उत्पादन के साधनों की जो इनकम है, फैक्टर इनकम है, ये दूसरी इनकम से अलग कैसे है उसकी बात करते हैं। फैक्टर इनकम अलग कैसे है ट्रांसफर इनकम से। यहाँ पे ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम से अलग कैसे है, या ट्रांसफर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम तो मैंने समझ लिया। ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है। ट्रांसफर इनकम कहता है कोई भी पर्सन जो इनकम रिसीव करता है, इनकम रिसीव करता है किस फॉर्म में, किस रूप में, या तो हेल्प के रूप में, या डोनेशन के रूप में, या चैरिटी के रूप में। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई ऐसी इनकम कलेक्ट करता है, रिसीव करता है जो डोनेशन के रूप में है, चैरिटी के रूप में है, हेल्प के रूप में, तो उसको हम हस्तांतरित आय कहेंगे, उसको ट्रांसफर इनकम कहेंगे, उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस इनकम की खास बात क्या है, ये इनकम एक तरह की यूनिलैटरल इनकम है, एक पक्षीय हस्तांतरण है। यूनिलैटरल इनकम का मतलब क्या है। यूनिलैटरल का इनकम है कि इनकम दो तरह की होती है, एक होती है द्विपक्षीय, एक होती है एक पक्षीय। यहां पे क्या है, एक पक्षीय है, यूनिलैटरल है।
यूनिलैटरल का मतलब है कि यहाँ पे एक पक्षीय हस्तांतरण हो रहा है। एक पक्षीय का मतलब है, चलिए बाइलैटरल का मतलब क्या है पहले, बाइलैटरल और यूनिलैटरल दोनों में फर्क क्या है। बाइलैटरल का मतलब है कि जैसे आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको पैसा मिला, तो आपने एक काम किया है उसके बदले आपको पैसा मिला है, ये हो गया बाइलैटरल। यानी कि आपने कुछ किया, कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उसके बदले इनकम मिली, ये हो गया बाइलैटरल, द्विपक्षीय। यहाँ पे एक पक्षीय, एक पक्षीय का मतलब है कि आपको इनकम मिली लेकिन आपने उसके बदले कोई काम नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उसको हम कहेंगे यूनिलैटरल, एक पक्षीय हस्तांतरण। तो यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात हो रही है, यानी कि आपको पैसा तो मिला है, आपको पैसा मिला है किस रूप में, हेल्प के रूप में, डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में, लेकिन आपने उसके बदले कोई काम नहीं किया, ये एक पक्षीय हस्तांतरण है। इसको यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, तो इसको नॉट इंक्लूडेड, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड है, अनर्जित भुगतान है, यानी कि आपके इनकम बेसिकली कमाई गई नहीं है, इसको आपने केवल प्राप्त किया है, रिसीव किया है ट्रांसफर इनकम के रूप में। इस तरह से आपके हेल्प है, डोनेशन है, चैरिटी, इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट मनी है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, क्योंकि ये इनकम ट्रांसफर होती है, कई मनी का रोटेशन होता है, पैसे का एक तरह से रोटेशन हो रहा है, इसके बदले कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम शामिल होती है, उसमें ट्रांसफर इनकम शामिल नहीं होती है। अब एक दूसरा टर्म आया था नेशनल इनकम में, उसको हम क्लियर करते हैं, वो क्या है। दूसरा टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सामान्य निवासी। यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली है कि नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन हमने देखी थी उसमें सिटीजन शब्द का यूज नहीं हुआ है, नागरिक शब्द का यूज नहीं हुआ है, नागरिक की जगह पे उसमें यूज हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट या सामान्य निवासी, तो निवासी शब्द का यूज हुआ है। अब निवासी शब्द का यहाँ पे मतलब है कि एक वर्ष से, निवासी किसको कहेंगे, भारत का सामान्य निवासी किसे कहेंगे, जो व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय से यहाँ रह रहा है। तो कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, एक साल से ज्यादा समय से रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। तो एक साल से ज्यादा समय से रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा, सिटीजनशिप जरूरी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे। अब ऐसे व्यक्ति में मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी यानी कि वो भारत का सिटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो भारत के नागरिक भी हैं और भारत के नागरिक जो नहीं हैं उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में शामिल करेंगे। यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है, ये सामान्य निवासी जो है, इसका जितने भी इकोनॉमिक का सेंटर है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर है, उनकी आर्थिक जितनी भी क्रियाविधि हैं, गतिविधियां हैं, उनका जो केंद्र बिंदु है वो उसी कंट्री में होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु का मतलब है उसका कंजम्पशन है, उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका जो प्रोडक्शन है, ये सब चीजें इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में ही हो रही हैं, तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट में किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल करते हैं जो भारत में एक वर्ष से ज्यादा समय से रह रहा है और उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का केंद्र बिंदु भारत ही है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सामान्य व्यक्ति मानेंगे, सामान्य निवासी मानेंगे भारत का, और उसकी कमाई हुई इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट में एक चीज और देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है कि भारत का नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक नहीं भी हो सकता, दोनों यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट में भारत का नागरिक और भारत का नागरिक जो नहीं है उनको शामिल किया गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं, आगे में अब आएंगे नेशनल इनकम को हम काउंट करेंगे, तो उसमें अब नेशनल इनकम जब यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है उसको हम देखेंगे दूसरे तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो नेशनल वर्ड है, नेशनल, तो नेशनल में हमने किसकी बात की है, नेशनल बात की है नॉर्मल रेजिडेंट की। तो भारत में जो भी सामान्य निवासी है, नॉर्मल रेजिडेंट है, उनकी जितना भी फैक्टर इनकम है, उनके द्वारा कमाई गई जो आय है, उसको हम शामिल करते हैं नेशनल इनकम में।
तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर नॉर्मल नेशनल इनकम की बात हो रही है तो नेशनल इनकम का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम की बात हो रही है। तो नेशनल इनकम की बात है तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम की बात हो रही है, उन्होंने एक साल में जितनी इनकम अर्न की है, जितना पैसा कमाया है, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे बात जो हो रही है उसमें एक और खास बात है, इसमें नो मैटर, इस बात का कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ा है वेयर इट इज जनरेटेड। तो वेयर इट इज जनरेटेड, ये आय कहाँ अर्जित की जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आय कहाँ अर्जित की जा रही है, तो कहीं भी अर्जित की जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भारत के भीतर भी हो सकती है और भारत के बाहर भी हो सकती है, तो आउटसाइड भी हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि भारत के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो इनकम जितनी भी अर्जित कर रहे हैं, वो चाहे भारत के अंदर अर्जित कर रहे हों चाहे भारत के बाहर अर्जित कर रहे हों, उन सबकी इनकम को ऐड करेंगे तो होगा नेशनल इनकम। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे विद इन कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है। तो भारत के अंदर, भारत के बाहर, कहीं भी भारत के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित की गई जो आय है उसे हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। तो ये चीज क्लियर हो गई, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और उसके बाद उसकी जो भी इनकम है विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री, दोनों को शामिल करेंगे। अब नेशनल इनकम के बाद एक और कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम, घरेलू इनकम, उसकी बात करेंगे। तो घरेलू आय की बात करेंगे, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। जब हमने बात की थी नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में हमने बात की थी इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी इनकम की बात की थी। तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम की बात की थी, लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में खास बात क्या है, डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो इनकम है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल लिंक कर लिए, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम आती है, जबकि डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो इनकम है उसी की बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम में इंडिया की जितनी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके भीतर जितनी इनकम जनरेट होती है, जितनी आय अर्जित होती है, उसको जब हम काउंट करेंगे, उसका जो टोटल करेंगे उसे हम कहेंगे घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर इनकम जो जनरेट होती है उसी को काउंट करेंगे। तो नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम आती है, डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो इनकम जनरेट हो रही है वो आती है। यहां पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कौन जनरेट कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति भारत का सामान्य निवासी हो भी सकता है या भारत का सामान्य निवासी नहीं भी हो सकता, अनिवासी भी इसमें आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में भारत में रहने वाले सामान्य निवासी और भारत में अनिवासी जो हैं उनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा, उनकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर इनकम जनरेट हुई है तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, नेशनल इनकम का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होने वाली इनकम। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पे हम जीडीपी की बात करेंगे, लेकिन जीडीपी को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन को दूसरी तरह से देखेंगे। दूसरे तरह से मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम का मतलब एक साल की बात हो रही है, एक साल का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात हो रही है। तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साल के भीतर हमारी जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री है, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसके भीतर की बात हो रही है, डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर की बात हो रही है, जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है एक साल के भीतर, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अगर उन सबके टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा जीडीपी। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन करने की दूसरी डेफिनेशन है जो उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड से है। पहले जो हमने डेफिनेशन की बात की थी वो इनकम मेथड से बात की थी, ये जो डेफिनेशन है ये
प्रोडक्शन मेथड से है, उत्पादन विधि से है। उत्पादन विधि में 1 साल के भीतर हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है उनकी अगर टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा जीडीपी। अंतिम वस्तु क्या होती है उसको हम अलग से देखेंगे कि अंतिम वस्तु क्या होती है और आपके इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। एक अंतिम वस्तु होती है जो आपके अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास जाती है कंजम्पशन के लिए। दूसरी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो कच्चा माल होती है, इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में यूज होती हैं। कच्चे माल को इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल अंतिम वस्तु को शामिल करेंगे, फाइनल गुड्स को शामिल करेंगे। तो इस तरह से 1 साल के भीतर डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर जितना भी अंतिम वस्तुओं अंतिम सेवाओं का उत्पादन होता है अगर उनके टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे ये हो जाएगा जीडीपी। तो इस तरह से सकल घरेलू आपके उत्पाद में हम इस तरह से चीज़ों को शामिल करते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल किया जाता है जीडीपी में। तो ये उसी डिफिनेशन को हमने प्रोडक्शन मेथड से कर लिया। अब आते हैं बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। तो हमने जब डोमेस्टिक इनकम की बात की है तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होने वाली इनकम की कैलकुलेशन की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू क्षेत्र का मतलब है क्या। घरेलू क्षेत्र का मतलब यहाँ पे है, हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में जब बात करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हो रही है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। जब इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करेंगे। इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करेंगे इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट अपने आप में पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग है। तो जो पॉलिटिकल टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है उससे अलग है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और इकोनॉमिक टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी से ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पॉलिटिकल टेरिटरी राजनीतिक क्षेत्र जितना भी भारत का है उससे एक बड़ी अवधारणा है आर्थिक क्षेत्र। अब बड़ी अवधारणा है, इसमें बहुत सी चीजें और भी शामिल हो जाती हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी में आर्थिक क्षेत्र में और भी चीजें शामिल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं उनको भी देखेंगे। पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अगर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी ऐसा भूभाग जो भारत सरकार के प्रशासन के अंदर आता हो, गवर्नमेंट के प्रशासन के अंदर आता हो, और वहां पे जो पर्सन है, जो गुड्स हैं, जो कैपिटल है, उनका सर्कुलेशन फ्री होता हो। यानी कि कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का एक तरह से निर्बाधन, एक तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, उसको हम काउंट करेंगे इकोनॉमिक एरिया में। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अनुसार कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे पर्सन, गुड्स और कैपिटल का सर्कुलेशन फ्री हो रहा है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, निर्बाध एक तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसे एरिया को हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे। तो इकोनॉमिक टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी से थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे सर्कुलेशन फ्री होना चाहिए इन 3 चीजों का। अब ये 3 चीजों का सर्कुलेशन फ्री होना चाहिए, इस तरह से या इस डेफिनेशन को अगर लेंगे तो कुछ एरिया जो हैं वो इकोनॉमिक टेरिटरी में और ऐड हो जाते हैं, या इकोनॉमिक टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है उसको देखते हैं। यहां पे जो खास बात है, इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी में जो डिफरेंस आ जाता है इस वजह से आ जाता है, जो यूनाइटेड नेशन की डिफिनेशन है उसकी वजह से। जो इंडियन एम्बेसी हैं, भारतीय राजदूत जो क्षेत्र हैं, भारतीय दूतावास हैं, वो आपके इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। तो भारत के दूतावास हैं, इंडियन एम्बेसी हैं जो दूसरे कंट्रीज में हैं, भले ही वो दूसरे कंट्रीज में हैं लेकिन वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगी इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, यहाँ पे भले पॉलिटिकली नहीं है लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, क्योंकि वहां पे भारतीय जो प्रशासन है उसके अनुसार वहां पे वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का एक तरह से सर्कुलेशन होता है। तो इंडियन एम्बेसी भले ही दूसरे देशों में है लेकिन वो इंडिया की इकोनॉमिक
टेरिटरी का पार्ट होंगी, भारत की आर्थिक क्षेत्र का पार्ट होंगी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। इसका मतलब है कि उनके भीतर होने वाले जितने भी इनकम है उसको हम अपनी जीडीपी में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे उसके भीतर जितनी भी इनकम हो रही है उसको हम अपने जीडीपी में कैलकुलेशन करेंगे। तो भले ही आपका कोई एम्बेसी है दूसरे कंट्रीज में है, लेकिन वहां पे कंट्री भले ही दूसरी है, लेकिन वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, जो इनकम हुई है, उसको हम अपनी जीडीपी में काउंट करेंगे, क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह से कुछ फॉरेन एम्बेसी हैं, भारत के अंदर कुछ फॉरेन एम्बेसी हैं। तो भारत के अंदर विदेशी दूतावास है, फॉरेन एम्बेसी हैं, लेकिन वो फॉरेन एम्बेसी इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। तो इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, यानी कि वो उस कंट्रीज के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी, उस कंट्री के जीडीपी में शामिल की जाएंगी। इनकी इनकम, फॉरेन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो इकोनॉमिक टेरिटरी है और पॉलिटिकल टेरिटरी में एक डिफरेंस पैदा हो जाता है यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एम्बेसी की जो इनकम है उसको यहाँ पे अलग कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जब हम इसको अलग करेंगे तो अब देखेंगे एक और चीज आ जाती है, जो हमने डोमेस्टिक इनकम की बात की थी, नेशनल इनकम की बात की थी, उन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पहले बात थी हमारी, एक मिनट, चलिए, तो हमने जो पहले बात की थी जीडीपी का मतलब क्या था? जीडीपी का मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री है। जीडीपी मींस हमारे कंट्री की बाउंड्री है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर एक साल में जितना भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उनके मार्केट वैल्यू को ऐड किया था। तो हमने जब बात की थी जीडीपी की, तो जीडीपी में हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसके भीतर होने वाला एक साल का जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है उसको हमने जीडीपी में काउंट किया था। ये हमारी कंट्री की थी जीडीपी, ये हमारी कंट्री की जीडीपी थी, इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर होने वाला जो उत्पादन है। लेकिन अब जब बात करेंगे नेशनल इनकम की, जीडीपी में इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर होने वाला उत्पादन या इनकम को काउंट करते हैं, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम इससे अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब जीडीपी में बात की थी तो इकोनॉमिक टेरिटरी की बात की थी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब इस सीमा के भीतर रहने वाले लोग। अब इसमें नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकते हैं, इसके अलावा नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट। तो जब इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हो रही है तो उसमें नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं, उसमें नॉन रेजिडेंट पर्सन भी आ रहे हैं। इन दोनों की इनकम को जीडीपी में काउंट करेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट की जब बात करते हैं तो ऐसे नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ पे जब जीडीपी की बात होती है तो इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर होने वाली इनकम या उत्पादन की बात हो रही है। लेकिन जब नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनकी जो इनकम बाहर जा रही है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो नेशनल इनकम निकालते समय इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनकी जो इनकम बाहर जा रही है उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। इसके अलावा जो इंडिया के बाहर जो रह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट, वो अपनी इनकम को जो इंडिया में भेजते हैं उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो नेशनल इनकम निकालते समय हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से इनकम आ रही है नॉर्मल रेजिडेंट की इंडिया के अंदर, उसको हम काउंट करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो इनकम बाहर जा रही है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरह से डोमेस्टिक से निकालेंगे नेशनल इनकम। उसी चीज को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालेंगे तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालते समय विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम ऐड कर देंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो रेजिडेंट हैं, हमारे जो निवासी हैं, ये पूरे वर्ल्ड में
जो भी इनकम कमा रहे हैं, जो आय कमा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पूरे विश्व में भारत के जो निवासी लोग हैं वो जितने भी इनकम अर्न कर रहे हैं, फैक्टर इनकम अर्जित कर रहे हैं, उस इनकम को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा इंडिया के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं वो अपनी इनकम जो बाहर भेज रहे हैं उस इनकम को लोग माइनस कर देंगे। तो बाहर से आई हुई इनकम को हमने ऐड कर दिया, यहां से जो इनकम बाहर गई नॉन रेजिडेंट के द्वारा उसको हमने माइनस कर दिया, तो उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गई अपने आप में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध का मतलब कि जो इनकम आई उसको हमने ऐड किया, जो इनकम बाहर गई उसको हमने माइनस कर दिया, तो ये शुद्ध आय हो गई, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह से जो डोमेस्टिक इनकम है, जो घरेलू आय है, हमारे आर्थिक जो क्षेत्र है उसके भीतर की जो आय है, उसमें आप बाहर से आने वाली शुद्ध आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हो जाएगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम से ये इनकम माइनस कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट, उनका कन्वर्जन, उनका रूपांतरण। आपको एक से दूसरे में कन्वर्जन करना है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका NFIA का कॉन्सेप्ट और आपका नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में जो भी चेंजेस है। इसके बाद बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम में जिसका नाम है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास, क्षतिपूर्ति, घिसावट, ये क्या होती है? डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक कार खरीदी। अब एक कार खरीदी, कार की प्राइस है मान लीजिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कार का प्राइस है। अब 10 लाख रुपए कार का प्राइस है और इसकी लाइफ है 10 साल की। 10 लाख रुपए कार का प्राइस है, 10 लाख रुपए इसकी लाइफ है। इसका मतलब यह है कि ये 10 लाख रुपए की जो कार है ये अगले 10 साल तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी, लेकिन इसमें उसकी जो वैल्यू है वो हर साल डाउन होती जाएगी, इसमें डेप्रिशिएशन होता जाएगा। हर साल जो वैल्यू डाउन होगी, कितने डाउन होगी? मान के चलते हैं एक औसत एवरेज 10%। तो 10 लाख की कार है, हर साल 10% इसकी वैल्यू डाउन होती जाती है, डेप्रिशिएशन हो जाता है और 10 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 10 लाख है, अगले साल 9 लाख हुई, फिर 8 लाख हुई, फिर 7 लाख हुई, इस तरह से धीरे धीरे डाउन होते होते लास्ट में इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 10 साल तक इसकी लाइफ है। तो 10% एक एवरेज मान लिया लमसम। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो भी वस्तुएं होती हैं, जो मैकेनिकल गुड्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, खासकर जो इंडस्ट्रीज हैं, अब इंडस्ट्रीज में जितनी मशीनें लगी हैं, मशीनें हैं, प्लांट हैं, जो कुछ भी लगा है, मशीनें प्लांट जो काम करती हैं उनमें घिसावट होती है, घिसावट होती है, उसकी वैल्यू डाउन होती है। वैल्यू डाउन होने की वजह से वो धीरे धीरे अपने जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जिन मशीनरी से हो रहा है, जिन प्लांट से हो रहा है, उनकी जो वैल्यू डाउन हो रही है उसको भी यहाँ पे काउंट करना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू डाउन होगी, अगर हर साल वैल्यू डाउन होती चले गई तो लास्ट में उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि वो मशीन आउट ऑफ सर्कुलर प्रोडक्शन हो जाएंगी, उनके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो हमें एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि मशीनों की जो वैल्यू है जो हर साल डाउन होती है, उनमें जो हर साल डेप्रिशिएशन होता है, उनका मूल्य ह्रास होता है, उनमें जो घिसावट होती है, उसको हर साल हमें माइनस करना जरूरी है ताकि हम निकाल सकें हमारा नेट प्रोडक्शन कितना है। तो टोटल प्रोडक्शन में से, ग्रॉस प्रोडक्शन में से नेट प्रोडक्शन निकालने के लिए उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएशन हुई उसको माइनस करना जरूरी है। तो जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली हम करेंगे क्या? जीडीपी। अब जीडीपी निकाला था ग्रॉस, हमने जो निकाला था ग्रॉस निकाला था, ग्रॉस का मतलब सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब ये टोटल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, लेकिन सकल घरेलू उत्पादन में टोटल उत्पादन है लेकिन इसमें मशीनों की जो घिसावट है वो शामिल नहीं है। अगर मशीनों की जो घिसावट है, मूल्यह्रास है, डेप्रिशिएशन है, उसको हम काउंट माइनस कर देंगे तो डेप्रिशिएशन माइनस करने से आएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से, सकल घरेलू उत्पादन में से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
इस तरह से हम एनडीपी निकाल सकते हैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने से, या जीडीपी निकालने के लिए एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, या डेप्रिसिएशन के लिए जीडीपी माइनस एनडीपी। इस तरह से हमारा जो सकल उत्पादन का कॉन्सेप्ट था अब वो शुद्ध उत्पादन पे आ चुका है। हमारे कुल उत्पादन में से जो मूल्यह्रास था, जो घिसावट हुई थी मशीनों की, प्लांट की, उसको हमने बाहर कर दिया। इस तरह से ये हो गया हमारा एनडीपी। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चन बनते हैं। उनमें एक है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, अब ये क्या होते हैं? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जैसे अभी तक जो हमने बात की थी, अभी तक हमने बात की थी टू सेक्टर इकोनॉमी की, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात की थी। और टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि वहां पे केवल हाउस होल्ड सेक्टर था, वहां पे केवल फर्म थी, प्रोड्यूसर सेक्टर था, वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं होता है। तो गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं होता है, तो गवर्नमेंट के रोल होने की वजह से वहाँ पे टैक्स भी आते हैं, वहाँ पे आपकी सब्सिडी भी आ जाती हैं। तो वहाँ पे टैक्स और सब्सिडी भी आ जाती हैं। अब टैक्स और सब्सिडी आ जाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनके बाजार मूल्य और साधन जो लागत है उसमें अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे बाजार मूल्य को साधन मूल्य से थोड़ा सा अलग देखेंगे। तो यहाँ पे उसको एक मिनट देखते हैं। चलिए, तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट का रोल हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो सरकार के आने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाते हैं, गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, और गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने की वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो वस्तुओं पे टैक्स लग जाता है, और टैक्स लगने की वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनका मार्केट प्राइस अपने आप में बढ़ जाता है। इसके अलावा सरकार बहुत सारी सब्सिडी भी देती है, और सब्सिडी देने की वजह से जो उनकी कीमतें अपने आप में कम हो जाती हैं। तो सरकार ने टैक्स लगाया, इसलिए वस्तुओं की जो मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत है, वो अपने आप में बढ़ गई, और सब्सिडी की वजह से उनकी कीमत कम हो गई। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसको, एग्जाम्पल मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर मान लीजिए 50 रुपए का है। ये मार्कर है 50 रुपए का, 50 रुपए हो गई इसकी फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में जब उत्पादन हुआ, तो इसकी कीमत थी 50 रुपए, फैक्टर कॉस्ट इसकी हो गई 50 रुपए। लेकिन जब ये उत्पादन के बाद ये मार्कर जब मार्केट में आया, तो इसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया। मान लीजिए 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, 10 रुपए टैक्स की वजह से कीमत बढ़ के हो गई इसकी 60 रुपीज। अब ये हो गया टैक्स, ये हो गया इसका मार्केट प्राइस। तो फैक्ट्री में जब बना तो कीमत थी इसकी 50 रुपए, उसके बाद जब मार्केट में आया तो 10 रुपए लग गया इसके ऊपर टैक्स लगने की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई, और बढ़ के इसकी मार्केट प्राइस हो गया 60 रुपीज। अगर हम काउंट करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो फैक्टर कॉस्ट पे हमारी कंट्री में 50 रुपए का उत्पादन हुआ है। अगर उसमें टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे तो मार्केट प्राइस पे हम कहेंगे हमारे कंट्री में 60 रुपीज का उत्पादन हुआ है। अब इसका मतलब है कि टैक्स की वजह से वस्तुओं की बाजार कीमतें बढ़ जाती हैं। अब अगर हम काउंट करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है। ऐसे में अगर मार्केट प्राइस हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में उत्पादन कितना हुआ है। वास्तव में उत्पादन देखेंगे तो वास्तव में उत्पादन केवल 50 रुपए का ही हुआ है। उत्पादन वास्तव में 50 रुपए का ही हुआ है, जो फैक्टर कॉस्ट पे है 60 रुपीज में अननेसेसरी टैक्स भी शामिल है। तो जो अननेसेसरी टैक्स शामिल है मार्केट प्राइस में, तो मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। और टैक्स कौन सा माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो जो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कर वस्तुओं पे सेवाओं पे लगते हैं, केवल उन्हीं को माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम मार्केट प्राइस में से, बाजार कीमत में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा, एक तरह से उत्पादन लागत पे निकल के आएगा वस्तुओं की। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया।
ये तो हो गया टैक्स का। अब बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी की अगर बात करें, सब्सिडी में जैसे मान लीजिए पेट्रोल है या डीजल है। अब मान लेते हैं डीजल है। डीजल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारी कंट्री में डीजल की फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपये, यानी कि फैक्ट्री में डीजल बनाने की जो लागत है वो 100 रुपये की है। अब 100 रुपये का डीजल बनता है, फैक्ट्री की इसकी लागत है, लेकिन सरकार को लगता है कि डीजल बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है। इसेंशियल कमोडिटी है क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ट्रक में यूज होता है, वस्तुओं सेवाओं को एक तरह से एक जगह दूसरे ले जाने में यूज होता है, खेती में यूज होता है, ट्रैक्टर में यूज होता है, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है। इसलिए डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। तो डीजल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इकोनॉमी में, इसलिए डीजल कीमतें कम होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की जो उत्पादन लागत है वो कम हो सके। तो उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार कहती है कि हम इस पे सब्सिडी देंगे। मान लीजिए उसने 10 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी। अब 10 रुपीज़ सब्सिडी हो गया, सब्सिडी की वजह से उसकी कीमत हो गई, घट के हो गई 90 रुपीज़, ये हो गई उसकी मार्केट प्राइस। अब डीजल की जो उत्पादन लागत है 100 रुपये की है। अब यहाँ पे सरकार ने उसके ऊपर 10 रुपये इंडस्ट्रीज को टैक्स सब्सिडी दे दी, सहायता दे दी। सहायता की वजह से उस फैक्ट्री ने उस डीजल को मार्केट में बेचा 90 रुपीज़ का। हम जब मार्केट प्राइस पे काउंट करते हैं जीडीपी को, तो मार्केट प्राइस में हम काउंट करें कि हमारी कंट्री में 90 रुपीज़ का उत्पादन हुआ है, लेकिन वास्तव में 90 रुपीज़ का उत्पादन नहीं हुआ है, उत्पादन हुआ है 100 रुपये का, जो फैक्टर कॉस्ट पे है। यहाँ पे हमें सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस में अगर सब्सिडी ऐड कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस में से हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, उत्पादन लागत निकालने के लिए, और मार्केट प्राइस में सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा आपके फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके टैक्सेस हैं, टैक्स की वजह से वस्तु कीमतें बढ़ने की टेंडेंसी होती है, जबकि जो सब्सिडी है, सब्सिडी की वजह से वस्तु कीमतें कम होने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसे में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और जो आपकी सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से सब्सिडी को अगर माइनस कर देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडी को माइनस कर दिया, इनको एक साथ अगर ले लें तो इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे, दोनों को एक साथ अगर ले लें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम यहाँ पे माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में। इस तरह से हमने चेंजेस कर दिया। मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी जीडीपी को मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, उत्पादन लागत पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कन्वर्जन है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जन के ऊपर आएंगे, जीडीपी से जीएनपी, एनएनपी से एनडीपी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसका आसान तरीका है, अगर ग्रॉस है, आपको खाली ये देखना है कि कोई भी टर्म अगर यूज किया है, अगर मान लीजिए जीडीपी है तो जीडीपी में जी यूज किया है, डी यूज किया है, पी इसमें पी में बेसिकली फैक्टर कॉस्ट यूज किया है या मार्केट प्राइस यूज किया, आपको खाली टर्म देखना है। अगर ग्रॉस यूज किया है तो ग्रॉस यूज किया है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आएगा नेट। अगर आपने डोमेस्टिक यूज किया है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देंगे, नेशनल हो जाएगा। तो डोमेस्टिक यूज किया है, डोमेस्टिक में प्लस एनएफआईए ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका नेशनल। अगर आपका मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एमपी है तो एमपी में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे।
तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट हो गया, डोमेस्टिक है NFI है ऐड करेंगे नेशनल हो गया, मार्केट प्राइस है तो NIT माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। तो पहले आपको खाली ये देखना है कि कौन से वर्ड को यूज किया गया। ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट निकलेगा, डोमेस्टिक से नेशनल निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट निकलेगा, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। इस तरह से इसको आप कन्वर्जन कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है, एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आसानी से आप एग्जाम में रूपांतरण कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के ये आपका आज की वीडियो खाली इतनी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चेंजेस है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके सजेशन है, फीडबैक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।